7 महीनों में दूसरी बार ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी जो हैं वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, बंकर में चले गए हैं। क्या वजह है इसकी? क्या उन्हें इस बात की आशंका है कि अमेरिका एक बार फिर हमला कर सकता है? क्या उन्हें अपनी जान का खतरा है? दोस्तों, बीबीसी फारसी ने एक लेख पेश किया है और उसके कुछ पहलुओं पर गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है दोस्तों। और इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ईरान में अभी मामला पूरी तरह से थमा नहीं है। ट्रंप वो शख्स हैं जिनके बाएं हाथ को नहीं पता कि उनका दायां हाथ क्या कर रहा है। लिहाजा इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि इस बारे में बीबीसी फारसी का यह लेख दरअसल कहता क्या है। बीबीसी के मुताबिक अंडरग्राउंड हुए ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी का भविष्य आखिर क्या होगा। यह जो आर्टिकल है वो किसरा नाजी ने लिखा है। किसरा नाजी जो कि बीबीसी फारसी से जुड़े हुए हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के अंडरग्राउंड होने के बारे में बीबीसी क्या कहता है, गौर फरमाएं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी पिछले 7 महीनों में दूसरी बार अंडरग्राउंड हो गए हैं। उन्हें अच्छी तरह से अंदाजा है कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया जा रहा है। निकट भविष्य में इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वो अपने घर के आंगन में टहलते हुए पाए जाएं या घर की बालकनी पर सुकून से फुर्सत के पल बिताएं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका की तरफ से ईरान में प्रदर्शनकारियों के समर्थन के लिए और कदम उठाए जाने के बारे में बात करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कासिम सुलेमानी और अबू बकर अल बगदादी का हवाला दिया। इन दो चेहरों पर गौर फरमाएं। कासिम सुलेमानी और आईएसआईएस का आतंकवादी अबू बकर अल बगदादी। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सुप्रीम लीडर का हश्र भी यही हो सकता है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इन दो चेहरों के बारे में आपकी स्क्रीन पर। कासिम सुलेमानी मध्य पूर्व में ईरान के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य रणनीतिकार माने जाते थे। वो 3 जनवरी 2020 को बगदाद एयरपोर्ट के पास अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर ड्रोन हमले में मार दिए गए थे, जबकि आईएसआईएस दाइश के प्रमुख अबू बकर अल बगदादी 27 अक्टूबर 2019 को उत्तरी सीरिया में अमेरिकी कार्रवाई के दौरान मारा गया था। खामेनी हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह के अंजाम को भी नहीं भूल सकते। हसन नसरल्लाह 27 सितंबर 2024 को बेरूत के एक रिहायशी टावर में अपने करीबी साथियों के साथ एक बैठक के दौरान इस्राएली हवाई हमले में मार दिए गए थे। यानी कि सुप्रीम लीडर के दो जानी दुश्मन हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। साथ ही खामेनी की निगाह वेनेजुएला पर भी है। यह मत भूलिए कि वेनेजुएला पर अमेरिका ने प्रहार करके उनके राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को उन्हें किडनैप करके अमेरिका में लाया गया और उनके साथ जो बर्ताव किया वो पूरी दुनिया ने देखा। बेड़ियों में जकड़कर उन्हें लाया गया। और जाहिर सी बात है दोस्तों, यह बात लगातार खामेनी के दिमाग में जो है वो घर कर गई है। क्या यही वजह है कि 7वें महीने में दूसरी बार खामेनी जो है वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, बंकर में चले गए हैं? सबसे पहले हमें गौर करना पड़ेगा कि हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में खामेनी के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, आपकी स्क्रीन पर। शनिवार को ट्रंप ने अमेरिकी पत्रिका पॉलिटिको को दिए गए एक इंटरव्यू में ईरानी सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी की आलोचना करते हुए कहा था कि ईरान में नई लीडरशिप तलाशने का वक्त आ गया है। हालांकि अगर 86 वर्षीय सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी को किसी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद देश के राजनीतिक परिदृश्य से हटा दिया जाए, ईरान को गंभीर नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने यह तो कह दिया कि नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, मगर मैं आपके सामने 3 मिसाल पेश करना चाहता हूं। अफगानिस्तान, लीबिया और इराक। अफगानिस्तान में जितना ज्यादा दखल अमेरिका ने दिया, वहां हालात और बदतर हुए। अफगानिस्तान में अमेरिका तालिबान से लड़ता रहा और फिर बाद में तालिबान को ही सत्ता में बिठाकर आया। लीबिया की बात करें, मुअम्मर गद्दाफी के खिलाफ नेटो की सेनाओं ने बमबारी की। लीबिया में हालात और बदतर हो गए। इराक की बात करें, इराक पर क्यों हमला किया गया?
अमेरिका ने पहली बात कहा वहां वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यानी कि व्यापक तबाही के हथियार। दूसरी बात 9/11 जो कि अमेरिका के ट्विन टावर्स पर हमला हुआ था, उसके लिए इराक पर दोष मढ़ा गया और इराक पर अमेरिका ने हमला किया और इराक को तबाह कर दिया। सही सुना आपने, इराक को तबाह कर दिया। नतीजा आपके सामने है। यानी कि अमेरिका ने जहां जहां दखल दिया है वहां सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं हुआ है। और अगर अमेरिका सोचता है कि खामेनी को हटाकर ईरान में सुराज आ जाएगा तो वो गलत फहमी में है, क्योंकि हम अफगानिस्तान देख चुके हैं, लीबिया देख चुके हैं और इराक देख चुके हैं। हालांकि यह बात भी स्पष्ट है दोस्तों कि खामेनी के सत्ता से बाहर होने का रास्ता कई ईरानी देख रहे हैं, क्योंकि हाल ही में आप जानते हैं कि ईरान में प्रदर्शन हुए महंगाई के खिलाफ। जिस तरह से ईरानी मुद्रा जो है वो गिर रही थी, महंगाई हो रही थी, अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, उसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे थे। इस वक्त कई लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि खामेनी को सत्ता से बाहर किया जाए, और उसमें एक शख्स है जो अमेरिका में बैठा हुआ है जिसका नाम है रजा पहलवी। जी हां, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, रजा पहलवी के बेटे हैं। उनकी लोकप्रियता खामेनी के आलोचकों में, खामेनी के विरोधियों में लगातार बढ़ रही है। अब गौर फरमाएं, येल यूनिवर्सिटी के लेक्चरर और किताब व्हाट इरानियंस वांट यानी ईरान क्या चाहता है के लेखक अर्श अजीज के मुताबिक ईरानी व्यवस्था के भीतर कुछ हल्के आयतुल्लाह खामेनी को राजनीतिक परिदृश्य से हटाए जाने का स्वागत भी करते हैं। उन्होंने दावा किया कि ईरान के अधिकारियों का एक प्रमुख हिस्सा बदलाव के लिए तैयार है। वो खामेनी को एक तरफ रखना और इस्लामी गणराज्य ईरान के कुछ कट्टरपंथी बुनियादी नीतियों और संस्थानों को दरकिनार करना चाहता है। इसलिए वो अमेरिकी हमलों को, इस प्रक्रिया को तेज करने के अवसर के रूप में देख सकता है। सबसे बड़ी बात हमें समझना पड़ेगा कि सुप्रीम लीडर खामेनी को ईरान के अंदर से कहां कहां चुनौती मिल रही है, और यहां पर मैं आपके सामने कुछ चेहरे पेश करना चाहता हूं। रजा पहलवी का जिक्र मैं कर चुका हूं। इसके अलावा दोस्तों दूसरा चेहरा है ईरान के संसद के वर्तमान स्पीकर मोहम्मद बाखर कालिबाफ। इसके अलावा ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी। ये वो तमाम चेहरे हैं जिनके मन में इस वक्त एक बहुत बड़ा लड्डू है ईरान पर शासन करने का। और इस बारे में अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज क्या कहती हैं, गौर फरमाएं। ईरान की संसद के वर्तमान स्पीकर मोहम्मद बाखर कालिबाफ रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के सदस्य हैं और तानाशाही रुझान रखते हैं। उन्होंने फौजी वर्दी पहनना छोड़ दिया है और अब वो नागरिक कपड़ों में नजर आते हैं। हालांकि वो इस्लामी गणराज्य के प्रतिबद्ध समर्थक हैं, लेकिन आयतुल्लाह खामेनी ने कभी भी उन पर पूरा भरोसा नहीं किया। सरकार के भीतर कई लोग उन्हें भेड़ की खाल में भेड़िया समझते हैं और एक ऐसा शख्स मानते हैं जो सही वक्त का इंतजार कर रहा है। यह भी संभव है कि व्यवस्था के भीतर कुछ हद तक उदारवादी हस्तियां सत्ता के शिखर तक पहुंचने की कोशिश करें। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी का नाम लगातार सामने आता है। उन्होंने खुद को उदारवादी धार्मिक समूहों और सुधारवादियों के सामने एक गंभीर उम्मीदवार के तौर पर पेश किया है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि 1979 जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था, उसके बाद से लेकर लगातार वहां पर उदारवादियों की जो स्थिति है, लिबरल्स की स्थिति है, वो बद से बदतर होती गई। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि ईरान में लिबरल्स या उदारवादी न के बराबर है। मगर इसका मतलब यह नहीं कि औरतें जो हैं वो आजादी नहीं चाहती। 2022 में एक औरत ने एक अधूरा हिजाब पहना था, उसे मौत के घाट उतार दिया गया था और उस वक्त भी प्रदर्शन हुए थे। मगर इस बार जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो अर्थव्यवस्था को लेकर हो रहे हैं और वो खामेनी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो मौजूदा इस्लामिक शासन है, उसके विकल्प के तौर पर उदारवादी रजा पहलवी को पेश किया जाता है। मगर रजा पहलवी वॉशिंगटन में बसे हुए हैं। रजा पहलवी वो शख्स हैं दोस्तों जिन्होंने हाल ही में ईरान में जो अराजकता हुई थी, कई गैर जिम्मेदाराना बयान दिए थे, जिसको लेकर उनकी अच्छी खासी आलोचना हुई थी। कहीं ना कहीं वो ईरान को आग की तरफ ढकेलना चाहते थे, ऐसा कहा जा रहा है।
मेरे इन शब्दों पर गौर कीजिए। हाल के वर्षों में रजा पहलवी की लोकप्रियता ईरान के भीतर स्पष्ट रूप से बढ़ी है। जहां बहुत से लोग शाह के दौर को याद करते हैं, खासतौर से 1970 के दशक को, जब तेल निर्यात से होने वाली आय की बदौलत ईरान दुनिया के समृद्ध देशों में गिना जाता था। हालांकि रजा पहलवी ईरानियों को एकजुट करने में नाकाम रहे हैं। वास्तव में कई आलोचकों का मानना है कि वो ईरान में विभाजन पैदा करने वाले नेता साबित हुए, जो विदेश में ईरानी विपक्ष को एक झंडे के नीचे जमा करने में नाकाम रहे और यह दावा करते हुए अकेले आगे बढ़ने का फैसला लिया कि पूरी जनता उनके साथ है। मगर बड़ा प्रश्न, बंकर के अंदर बैठकर आखिर खामेनी कर क्या रहे हैं? मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा बीबीसी फारसी ने इस बारे में क्या कहा। उनके शब्दों में, बंकर में खामेनी इत्मीनान कर रहे हैं। गौर फरमाएं। ऐसा लगता है कि आयतुल्लाह खामेनी बंकर में काफी वक्त बिता चुके हैं। वे पिछले 3 हफ्तों की घटनाओं और इस मुकाम तक पहुंचने की वजहों का जायजा ले रहे हैं। उन्हें इस बात पर इत्मीनान हो चुका है कि अब तक ईरानी व्यवस्था उनके प्रति वफादार रही है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से किसी बेवफाई का कोई इशारा नहीं मिला है। यह संस्थान बुनियादी तौर पर इस्लामिक गणराज्य की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया था। राष्ट्रपति ट्रंप के बिखरे हुए बयानों ने ऐसा माहौल बनाया कि संभावित अमेरिकी हमले ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के ठिकानों और दूसरे ईरानी सुरक्षा बलों को कमजोर और तितर बितर कर सकते हैं, जिससे प्रदर्शनकारियों को सरकार गिराने का मौका मिल सकता है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को विरोध जारी रखने और सरकारी इमारतों पर कब्जा करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा था कि मदद आने वाली थी। ऐसा बयान ट्रंप ने दिया था। मगर जैसे मैंने बताया, खामेनी के सामने चुनौती बहुत गंभीर है। पिछली बार 2022 में उनके खिलाफ आंदोलन हुआ था, जब एक महिला ने अधूरा हिजाब पहना था और उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। इस बार हालात अर्थव्यवस्था को लेकर हैं और यह सीधे लोगों की रोजी रोटी पर बनाई है। लोग भूखे हैं और जब पेट में रोटी ना हो तो धार्मिक मुद्दों में लोगों को उलझा कर रखना काफी मुश्किल हो जाता है। गौर फरमाएं, इस बार विरोध की धुरी अर्थव्यवस्था है। ईरानी रियाल की कीमत में भारी गिरावट की वजह से व्यापारी अपना कारोबार जारी रखने में असमर्थ हो गए हैं और बहुत से लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के काबिल नहीं रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और उससे भी बढ़कर बदइंतजामी के दबाव में ईरान में गरीबी तेजी से फैल रही है। इस दौरान ईरान पानी, बिजली और खासतौर से गैस की भारी किल्लत का सामना कर रहा है। यह उस हकीकत के बावजूद है कि ईरान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार रखता है। ईरान के सर्वोच्च नेता ने स्वीकार किया है कि पिछले महीने के अंत में विरोध करने वाले व्यापारियों और कारोबारियों की मांगें सही हैं। उनका कहना था कि करेंसी की निरंतर गिरावट ने व्यापार को नामुमकिन बना दिया है। यानी कि अर्थव्यवस्था को ईरानी शासन नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर आप एक औरत पर ज्यादती करेंगे तो हो सकता है कि कट्टर धार्मिक सोच के जरिए उस पर पर्दा डाल सकें, जैसा कि ईरान में अक्सर होता आया है। मगर जब लोग खाने को मोहताज हो, जब रियाल ईरानी मुद्रा लगातार गिर रही हो, जब लोग भूखे हो, अर्थव्यवस्था चरमरा रही हो और छोटे छोटे व्यापारी बर्बाद हो रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आप धर्म का चश्मा लगाकर या धर्म का पर्दा डालकर उसे छुपा नहीं सकते। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।